हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं साइंस एसक्यूपी, जो कि आपको हम इसमें कह सकते हैं कि ये आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर है जो कि एनसीईआरटी ने इसको पब्लिश किया है। ये एनसीईआरटी बोर्ड का है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसमें आपको टोटली 80 मार्क्स के पेपर होता है, जिनको नहीं पता उनको बता दे रहा हूँ। और ये 3 आवर्स का जो एग्जाम होता है, और इस 3 आवर के एग्जाम के अंदर जितने सारे क्वेश्चंस ऑल आर कंपल्सरली है, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 33% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आपको इंटरनल चॉइस मिलता है। 50% को बहुत चीज मार्क करना है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, और जो कि क्वेश्चन बेसिकली आपके समझ पर बेस होते हैं, ठीक है। आपने कितना समझा। टोटली इसके अंदर 16 एमसीक्यू होंगे, जिसके अंदर 4 आपके असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी के अंदर आपके 3 मार्क्स वाले होंगे, और सेक्शन डी के अंदर 4 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये इसका पैटर्न होता है। तो ये पूरा एक पैटर्न है एनसीईआरटी के क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट का, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग एमसीक्यू वगैरह देखेंगे, और इसमें साइंस पूरा मिलाया होता है, तो हम लोग सिर्फ वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि फिजिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, आपके स्क्रीन पर मैंने दाग किया हुआ, ठीक है। ये देखो पहला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन द फॉलोइंग केसेस a ray is incident on a concave mirror, in which case the angle of incidence is equal to 0। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि एक कॉन्केव केस के अंदर रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाना है और बताना कि कौन सा वाले केस के अंदर एंगल आई का वैल्यू 0 होगा, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू 0 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। a ray parallel to the principal axis, ऑप्शन बी a ray passing through the center of curvature and incident obliquely, a ray passing through the principal focus and incident obliquely, and option D a ray incident obliquely to the principal axis at the pole of the mirror। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले ऐसे करके आपको मिरर एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा एक कॉनकेव मिरर है जो कि बाहर से ऐसे कोटिंग किया होता है। ये पता आप सभी को, ठीक है। ये एक बेसिक सा होता है, और ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा, इस वाले पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होगा आपका फोकस। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, हमेशा इक्वल होता है। अगर यहां से यहां तक का लेंथ, अगर सी का वैल्यू, तो जो हम लोग इसको आर बोलते हैं, सेंटर रेडियस बोलते हैं, जो 2 into f होता है, ये आप जानते होंगे शायद, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑप्शन क्या है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मींस कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा होगा, और आफ्टर स्ट्राइकिंग एट दिस पॉइंट इट विल पास थ्रू द फोकस। आपको बताना चाहिए कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करती है, ठीक है। पास कर दिया, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूं, अब सवाल यहीं पर है सर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें। देखो, जो नॉर्मल होता है वो इस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, मतलब कि ये जो लाइट बनेगा ना, ये जो रे बनाया ना ब्लैक कलर से, ये आपका नॉर्मल है। तो यहां पर एंगल आई और ये एंगल आर, तो यहां तो हो गया, मतलब आई वैल्यू 0 हुआ नहीं, पहला। दूसरा केस क्या बोल रहा है कि रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस, अब देखो मान लीजिए कि जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर, ऑब्लिकली पास करिए। तो मान लेते हैं कि ऐसा कोई रे ऑफ लाइट है जो कि सी से पास करेगा, और ऐसे क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट सी से पास करता है तो अपने पाथ को ट्रेस बैक करता है। कैसे करता है, ट्रेस बैक करता है। और ट्रेस बैक करने का मतलब क्या है, आप इसको याद करो, ये एक प्लेन मिरर था और ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो कोई भी रे ऑफ लाइट जब नॉर्मल पर स्ट्राइक करती है ऐसे करके ना, तो ये अपने आप को ट्रेस बैक कर लेती है, उल्टा चला जाता है। तो यहाँ आई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग इसको अभी और आगे डील करेंगे, ठीक है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी और डी को भी पढ़ेंगे। ऑप्शन बी इसका एग्जैक्टली आंसर होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग ऑप्शन बी भी सी भी एक बार डिस्कस करेंगे। सी में क्या बोला गया है, देखिए, रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑब्लिकली। तो देखो, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है तो मीनिंग क्या होगा इसका, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका, ध्यान समझिए। ये आपका रहा, ये रहा, ये आपका फोकस है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करे, मान लेते हैं कि रे ऑफ लाइट ऐसे करके फोकस से पास किया, ऐसे गया, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग
आफ्टर पासिंग टू फोकस ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम एंगल कुछ आई और आर बनेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, नहीं हो सकता। ऑप्शन ए तो पहले गलती हो गया। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, रे इंसिडेंट ऑब्लिकली द प्रिंसिपल फोकस एट द पोल ऑफ द मिरर। तो चेक करते हैं, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तो इसको चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको भी चेक करेंगे हम। तो इसको चेक करने के लिए मान लेते हैं कि आपका जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ इस तरह का ऐसे आया ना और ऐसे हो गया। तो यहां भी एंगल आई और आर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका परफेक्ट आंसर होगा, जो कि सही भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब कि इसीलिए बोला जाता है ना कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने मिलेंगे इस बार एग्जाम के अंदर। ये ग्लास फ्रिज में गिरने और यहाँ से एक व्हाइट लाइट पास हो रही है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो व्हाइट लाइट होता है ना, व्हाइट लाइट जो होती है ये सेवन कलर्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और ये कलर्स कौन से होते हैं कि जब भी हम किसी रे ऑफ लाइट को व्हाइट लाइट को किसी फ्रिज से पास करवाते हैं तो वो 7 कलर्स में टूट जाती है, एक बैंड बनाती है। याद आपको इस बैंड का फॉर्मूला क्या था, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म कैसा होता है, विब्जियोर। तो वी होगा आई बी जी वाई ओ आर। तो टॉप पे क्या आता है आर और बॉटम में क्या आएगा, वॉलेट आएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कलर ऑफ रेज ए एंड बी। ए और बी का कलर क्या होगा, तो कलर ऑफ ए एंड कलर ऑफ बी आपको डिसाइड करना है। तो कलर ऑफ ए विल बी द रेड एंड द कलर ऑफ बी विल बी द वॉयलेट। चेक द ऑप्शंस। ऑप्शन ए ब्लू एंड ग्रीन, नॉट पॉसिबल। ग्रीन एंड येलो, नॉट पॉसिबल सर। ठीक है, ऑप्शन सी रेड एंड वॉयलेट। ऑप्शन ए कलर ऑफ ए इज रेड एंड कलर ऑफ बी इज वॉयलेट, एकदम सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है। बेसिकली आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अमॉन्ग द वॉयलेट एंड रेड, अमॉन्ग द वॉयलेट एंड रेड विच रे ऑफ लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, विच लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पर, ये एक असर्शन रीजन बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। असर्शन, अच्छा इसके पहले आप ये डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि कब क्या क्लिक करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 to 20 तक असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंदर ऑप्शन ए कब टिक करना है, जब बोथ असर्शन ए एंड आर, असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आपको हम ए टिक करना है। उसके बाद अगर दोनों ही सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी टिक करना है। अगर ए सही है और आर फॉल्स है तो आपको सी करना है, और अगर ए गलती है तो डी पुट करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 था हमारा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 19 में क्या बोला गया, assertion a convex mirror always forms an image behind it and the image formed is virtual image। ओके, चेक करते हैं कि सही नहीं है। तो पहली बात क्या है कि सर ये कॉन्वेक्स मिरर दिखता कैसे है। सर कॉन्वेक्स मिरर दिखने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको दिखाते हैं। ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा दिखता है और इसको हम लोग अंदर से कोटिंग करते हैं। ठीक है, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरह का होगा और इसका ये पोल होता है। इस वाले जो मिरर है इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो कुछ इस तरफ होता है और इसका सेंटर होता है इस तरफ। इसका मतलब ये इसका जो फोकल लेंथ होगा हमेशा क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग मिरर के राइट साइड में एवरीथिंग विल टेक एज अ पॉजिटिव। अब पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अब जो रे ऑफ लाइट आएगा वो लेफ्ट से आएगा, तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट लेफ्ट से जब आएंगी तो इसे हम इरेज कर दे एक बार, ये मेरा काम हो गया। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर लेफ्ट से आएंगे तो ऐसे होगा, आने के बाद वो ट्राई करेगा फोकस, चाहे मान लो फोकस पास करेगी ये, तो ये डॉट लाइन होगा। एक्चुअली में क्या, एक्चुअली में ये क्या डॉट लाइन है, ऐसे करके डॉट लाइन से पास करेगा और इधर बैंड हो जाएगा। तो डॉट लाइन से जो इमेज बनता है उसको कैसे इमेज बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज आपको पता होना चाहिए कि हमेशा कैसा होता है, हमेशा ही इरेक्ट इमेज होता है। तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, तो बिहाइंड द मिरर होगा इमेज इज वर्चुअल एंड अनइरेक्ट। इट इज करेक्टली एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। रीजन क्या होगा सर, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेक्शन फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव होगा, सही है,
लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इसका सही रीजन है? मतलब कि इमेज जो बना है वो बिहाइंड द मिरर बना है, वर्चुअल इमेज बना है, क्या ये आपको लगता है कि इसका कोई सही रीजन है? देखिए सही रीजन ये नहीं है, ये नहीं है कि यहाँ पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है पॉजिटिव होने से। ये इमेज बना है बिहाइंड मिरर क्योंकि हमने इसे डॉट लाइन बनाया है, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन चला जाएगा बी में चला जाएगा। तो क्या बोलेंगे 19 बी होगा, तो दोनों ही सही है बट रीजन इसका करेक्ट रीजन नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये देखिए, बहुत ही एक शानदार सा क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्या। आपसे बोला गया है कि यहाँ पर एक सिनेरियो दिखाया गया है, इन द एबव शोन फिगर एन इमेज इज फॉर्म बाय अ लेंस। आप यहाँ कोई लेंस नहीं रखा हुआ ऑफ अ थिक लेंस, थिक लाइन। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को ये लोग क्या बोल रहा है, एक लेंस बोल रहा है, ठीक है। इसको क्या बोल रहा है, ये एक लेंस एज्यूम करवा रहा है। अब सब नाम पूछेगा कि लेंस का नाम क्या है, ठीक है, बताते हैं क्या होगा। देखो अब इसमें क्या बोला है, अच्छा इमेज किधर बना है, इधर बना है, मतलब कि जिधर एक बार मार्क करते हैं, ये रहा इसका राइट साइड, ये रहा इसका लेफ्ट साइड। यू नो कि रे ऑफ लाइट कहां से आती है, हमेशा लेफ्ट साइड आती है, और जिधर रे ऑफ लाइट है उधर इमेज बना है। इसका मतलब ये कौन सा भाई, ये आपका वर्चुअल टाइप का इमेज। देखिए डॉट लाइन से बनाया ना, वर्चुअल है। तो आप यहां जो बनाया ना ये वर्चुअल इमेज, पहले जान लीजिए एक बार मेरे से बात, ये बोल रहा हूं मैं, वर्चुअल इमेज हमेशा छोटा होता है, मतलब इट इज ऑलवेज द डिमिनिश्ड इमेज। बट एक ऐसा केस होता है जिसके अंदर एनलार्ज भी होता है, जिसके अंदर एनलार्ज भी होता है, एंड दिस केस इज व्हेन द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब यहां पर कौन सा लेंस बैठा दिया गया भाई, यहां पर एक तो कॉन्वेक्स टाइप का लेंस ऐसे करके रख दिया गया है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, यहां पर एक तो कॉन्वेक्स लेंस यहां पर रख दिया है। अब कॉन्वेक्स लेंस रखा है, ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर और इसको हम बनाएंगे फोकस, मतलब F1 बोले इसको बोलिए यहां पर, मान लीजिए आपका ये 2F1 है, ऐसा करके कोई इश्यू नहीं है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को 2F1 एंड F1 के बीच, या फिर सॉरी ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच रखते हैं ना, तो इमेज जो बनता है वो बनता है वर्चुअल। अब पहले क्वेश्चन देखते हैं कि भाई क्या पूछ रहा है, बस मैं बता जा रहा हूं। तो पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द लेंस, टाइप ऑफ लेंस यूज हियर, लेंस इज अ, कौन सा लेंस है ये आपका, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा लेंस है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ओके। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, नेचर मींस रियल या वर्चुअल। तो ये इमेज जो बना वो डॉट लाइन से बना है, आपको दिख रहा होगा फिगर के अंदर। तो ये आपका एक वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है ये, एक वर्चुअल इमेज है। उसके बाद ये तो कहानी हो गया। अब सवाल में क्या बोल रहा है, इफ द इमेज फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब कि आपको जो V है वो कितना गिवन है, वो गिवन है आपका 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज भी बना है। एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कितना था भाई साहब, ऑब्जेक्ट कितना था, 15 पे था, तब ना तो दोगुना होगा। देन व्हाट इज, देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, आपको ये कैलकुलेट करना। ओके ओके ओके, देखिए 1 मिनट हो जाइए, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहां पर ही जो बात बोला गया है ना, क्या बोला गया है, एंड द इमेज इज ट्वाइस द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए आपको ले चलते हैं अपने स्क्रीन पर, देखिए ओके। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, यहां जो क्वेश्चन बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, 1 सेकंड प्यारे बच्चों। चलिए अब आपको देखो ना, एग्जाम में बढ़ा चढ़ा कुछ भी नहीं लिखना है, जो लिखना है टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दो, क्वेश्चन नंबर 24, पहला आंसर क्या था, द लेंस इज कॉन्वेक्स, बस इतना ही मेंशन करना है, बात खत्म। क्वेश्चन 2 नंबर क्या है, उसके बाद इमेज इज वर्चुअल, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज गिवन, मैंने कहा था आपको ना, यहां पर आपको एम का वैल्यू कितना गिवन था, 2 गिवन था, क्योंकि बोला गया था कि इमेज जो है वो 2 टाइम्स द ऑब्जेक्ट है, मतलब कि उसका 2 मैग्निफिकेशन होता है। बट हमें फॉर्मूला क्या पता है, देखिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एग्जाम में आता है, कौन सा भाई, V/U इज इक्वल्स टू
ANH ये आप पता होना चाहिए। अब यहाँ पर V जो है कितना है, -30 आपको दिख रहा है यहाँ पर U, एंड द वैल्यू ऑफ M इज गिवन 2। इसका मतलब यहां से हम अगर U का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, -30/2 इक्वल्स टू -15, जो कि इससे पहले मैंने जो लिखा था सही लिखा था, ठीक है। तो U का वैल्यू कितना आएगा, -15 आ गया। तो यहां से इस तरीके से हमने क्या क्या निकाल लिया, जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने ये पता कर लिया कि लेंस कौन सा है, आंसर इज कॉन्वेक्स, इमेज कैसा है, वर्चुअल, करेक्ट, एंड U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 15 है। वैसे ही बोला गया था कि वो 2 टाइम्स बाद बना है, तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि 2 टाइम्स बना तो हो गया, ठीक है। अब उस क्वेश्चन के अंदर आते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल यहां देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये दी जाती है विजुअल इंपेयर्ड, ये इतना VI स्टूडेंट्स होते हैं जिनको दिखता नहीं उनके लिए, बट हम लोग सवाल को डिस्कस करेंगे। क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेंसेज, what type of lens always forms a virtual, erect and diminished image? Very nice. Listen, virtual, erect and diminished. Virtual, erect, अगर वो बोलता है कि enlarged, then it must be a convex, but ये बोला गया है कि virtual, erect and diminished, तो जब भी diminished बोले always go with concave lens. Which lens, sir? Concave lens. Okay. Now write 2 uses of such lenses. अब इस लेंस का यूज कहां करते हैं, तो प्रेस बीम मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में कर सकते हैं, आपका प्रोजेक्टर का जो लेंस होता है उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीस्कोप जो होता है उसके अंदर भी इसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, चलो अब आते हैं अटेम्प्ट आइदर ए और ऑप्शन बी। तो आपको ए और बी कोई एक तो अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन द अबव फिगर is in a cloth dryer contains 2 heaters X and Y in parallel series. Parallel given है. In the above figure shows the circuit connected to a 230 volt power supply. When both switches are closed, means जब दोनों को हम ऐसा करके join कर देंगे, current in X is given 3.5 ampere. So current in X, यहाँ पर current कितना आएगा, X वाले के अंदर current in X मैं लिख रहा हूँ IX is given 3.5 एम्पियर गिवन यहाँ पर है। आपसे क्या पूछेगा सवाल कि वाई में पूछेगा, बेसिकली बात यही है कि कैलकुलेट द पावर डेवलप इन द हीटर एक्स, हीटर एक्स में कितना पावर आएगा। तो सवाल ये है कि सर पावर का फॉर्मूला होता क्या है। देखो पावर को अगर हम पी से लिखें तो फॉर्मूला होता है V इंटू आई, सबको पता है ना, V इंटू आई। अब यहाँ पर पावर एक्स में कितना होगा, तो मुझे पावर ऑफ एक्स निकालने के लिए करेंट इन एक्स निकालना पड़ेगा, करंट कितना है। तो V कितना है, टोटली आपको गिवन है 230 वोल्ट, तो यहां लिख दीजिए 230 वोल्ट मल्टीप्लाई एक्स में कितना वैल्यू है, तो आपका 3.5 एम्पियर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 805 वॉट, WAT होता है ना। ये तो 800 वॉट, 5 वॉट का जो पावर सप्लाई है वो हीटर एक्स में जा रहा होगा। अब अगला सवाल है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एक्स, सॉरी इफ द रेजिस्टेंस एक्स इज डबल that of y, then current in heater is, तो जो भी रेजिस्टेंस R X Y में होगा वो इसका डबल हो जाएगा यहाँ पर। अब सवाल ये है सर कि ये क्या जानना चाहता है आपसे। आप सबको याद है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। यहाँ पर जो पावर सप्लाई है दोनों ही हीटर के लिए कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मैं इसको C कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो यहाँ मिलेगा मेरे को IR मिलेगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो करंट एंड रेजिस्टेंस है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर 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 एक्स वाले का रेजिस्टेंस डबल बढ़ा है तो करंट क्या होगा, हाफ हो जाना चाहिए। और उसके ठीक उल्टे रिस्पेक्ट में करंट इन उल्टा है ना, तो करंट इन वाई विल इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, क्योंकि रेजिस्टेंस इन एक्स कितना हो गया, 2 टाइम्स बढ़ा है। तो करंट इन एक्स ऑलरेडी कितना था, 3.5 था, तो करंट इन वाई कितना हो जाएगा, तो करंट इन वाई विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स। तो 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स कितना था, 3.5 था। तो आंसर हो गया आपका 7 एम्पियर। वेरी सिंपल है, चलो समझ में आ गया आपको। अब अगला सवाल देखिए, और में क्या बोला गया था, यहाँ पर एक सिस्टम गिवन है, ये EMF रहा होगा, लेट दैट इज V वट कोई वैल्यू होगा यहाँ पर, मान लो V है, चलो भी मान लिया इसको हम लोग। यहाँ से करंट I जा रहा है, ये करंट I है, और ये एक बॉक्स यहाँ पर है। इन द गिवन फिगर आपको निकालना है पावर डिसिपेटेड इन P1 सीरीज के लिए, और व्हेन दीज रेजिस्टर्स आर
कनेक्टेड इन पैरेलल सेम बैटरी देन पावर इज P2। तो रेशियो निकालना आपको P1 P2 का। चलिए काम करते हैं। तो पावर के लिए अभी आपको सिखाया है, पावर होता क्या है सर? पावर का मतलब है आपका P = V × I। ओके, यहाँ पर I कहीं गिवन है, तो I सब में तो कांस्टेंट है, लेकिन जब हम इसको पैरेलल में कन्वर्ट कर देंगे तब I कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो हम उसके लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? देखो I क्या होता है? I होता है V/R, तो ये बन जाएगा V²/R। तो हम लोग ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, पावर = V²/R इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा R इन सीरीज एंड R इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे R इन सीरीज, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो R + 2R इज बेसिकली आपको कितना मिलेगा? 3R मिल गया ना। तो पावर हम मान लो ऐसे P1 निकाल लूं मैं, तो P1 कितना आएगा? वो आएगा V²। R का वैल्यू कितना है? 3R। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। ठीक है, अब आते हैं RP पर आते हैं, मीन्स पैरेलल में कितना है? तो इसको लिखो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R + 1/2R। इसके एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 2R। तो यहाँ से R कट गया, बचेगा 2 + 1 दैट इज 3/2R। तो यहाँ से RP का जो वैल्यू आएगा एग्जैक्टली में कितना आएगा? तो वो हो जाएगा आपका 2R/3। तो यहां से अगर मैं P2 का वैल्यू निकाल लूं, चलो P2 कितना आ गया यहां से? पावर 2, तो वो होगा आपका V²। चलो चेंज करते हैं, V²/R, और R यहाँ पर है कितना? R यहाँ पर है आपका 2R/3, तो 3 चल जाएगा ऊपर ना, तो ये हो गया आपका 3V²/2R। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो P1 और P2। तो P1 कितना आया है? यहाँ लिखो P1 और यहाँ लिखो P2। तो P1 का वैल्यू आया है आपका V²/3R डिवाइड कर देते हैं, वो आपका है V²/2R/3। सॉल्व करेंगे इसको वहां पर, तो ये होगा आपका V²/3R, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होगा, 3 जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 यहाँ होगा ना, तो नीचे मिलेगा आपको 3V², ऊपर मिलेगा आपको 2R। तो V² कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो आंसर मिलेगा आपको 2/9। तो रेशियो क्या हो गया? 2:9 इज द इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया सवाल। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 25 का जो विजुअल एम्पेयर था उसमें आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन इज गिवन, वी हैव 4 रेजिस्टर्स A, B, C and D of resistances 3 ohm, 6 ohm, 9 ohms and 12 ohm respectively. Find out the lowest resistance. Mark the word lowest resistance which can be obtained by combining these 4 resistors. तो जब हमने आपको पढ़ाया था, आपको क्या सिखाया था कि अगर आपको हाईएस्ट वैल्यू गेन करना है तो हम लोग सबको सीरीज में ऐड करते हैं और लोएस्ट के लिए पैरेलल में ऐड करते हैं। इसका मतलब टू ऑब्टेन द लोएस्ट वैल्यू और द लीस्ट वैल्यू, इन चारों किस में ऐड करना पड़ेगा? पैरेलल में करना पड़ेगा। तो आपका काम ये है कि आप सबका आंसर कमेंट करोगे कि इस सीरीज का, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ठीक है, व्हेन मतलब देखो मैं लिख दे रहा हूं, आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है ये कि 1/, हमको R का वैल्यू निकालना है कब? व्हेन द वैल्यू इज 1/3 + 1/6 + 1/9 + 1/12। ठीक है, इसको सॉल्व करना और इस क्वेश्चन का आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, बाकी सब बहुत ही सिंपल सवाल है। हाँ, एक सवाल देखो, ये सवाल मैं आपके साथ करना चाहता हूं। सवाल नंबर आपको देखिए B, ये हम करेंगे क्योंकि सवाल एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, मिलेगा मतलब आपका एग्जाम में आ सकता है सवाल। क्वेश्चन क्या है देखो, यू आर गिवन 2 फ्यूजेस A and B, मतलब 2 फ्यूज A और B है। ठीक है, मान लेते हैं एक यहां पर रहा होगा और एक इधर रहा होगा, कहीं भी फ्यूज लगा लिए, 2 A B लगा लिया, जो कि एक 2 एम्पियर का है, एक 2 एम्पियर का और एक 5 एम्पियर का है। ओके, जस्टिफाई विद रीजन विच ऑफ दिस 2 वुड यू सी विथ द वोल्टेज ऑफ दिस एंड दिस। मीन्स देखो अब सवाल क्या है कि वोल्टेज तो 220 वोल्ट का ही है, पावर कितना गिवन है आपका? पावर गिवन है 1000। ओके सर, पावर तो 1000 है, तो चलो पता करते हैं कि करंट कितना आता है। ठीक है,
करंट कितना है। तो पहला केस मान लेते हैं, केस नंबर 1। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ओके, पावर, तो यहां से हम आई निकालते हैं, आई कितना आता है, तो पावर P डिवाइड बाई V करना पड़ेगा मेरे को। पावर कितना है? तो पावर आपका है 1000, बहुत बढ़िया। 1000 डिवाइड बाई वोल्टेज कितना है? 220। एक खत्म हो गया, सॉल्व करो तो ये हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका कितना होगा, ये 50 होगा ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4.54 एम्पियर। तो जो करंट आ रहा है ना वो कितना आ रहा है? 4.54 एम्पियर आ रहा है। और आपका जो लोएस्ट वैल्यू गिवन है वो कितना आपका? 2 एम्पियर का। तो जल जाएगा ना भाई, तो चलेगा ही ना। जैसे ही 2 एम्पियर से पार होगा फ्यूज ए जो है वो कट जाएगा, बचा क्या? फ्यूज बी। ये चल सकता क्यों? क्योंकि फ्यूज ए की जो कैपेसिटी है वो 5 एम्पियर की है और हम सप्लाई कितना दे रहे हैं? हम दे रहे हैं आपका 4.54। तो ये उसको होल्ड कर सकते हैं। इसका मतलब जो फ्यूज नंबर बी है हम उसको इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई? आपको जस्ट कंपेयर करना था कि किसका करंट कितना होल्डिंग क्षमता है। जो फ्यूज ए था उसका 2 एम्पियर का था, फ्यूज बी का 5 एम्पियर का था, और जो मेरा रेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4.5 आ रहा है। तो उससे ज्यादा का तो वो ले नहीं पाएगा, कट जाएगा ना। तो जो फ्यूज नंबर ए है वो तो ऐसे कट जाएगा क्योंकि उसका वैल्यू कितना? 2 का है। ठीक है, चलो अगला सवाल। चलिए अब सवाल नंबर आपका मिल जाता है 33 भी आपका सवाल फिजिक्स का है और ये क्वेश्चन लाइट से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो हर बार आपको हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबिमायोपिया सवाल एग्जाम में आते हैं। तो इस बार भी क्वेश्चन दिखा गया है कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया इन द टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट्स मेंशन करने होंगे कि डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया क्या है। अगला सवाल है कि आपको नीचे एक डायग्राम गिवन है, द डायग्राम बिलो शोज अ स्पेशल केस ऑफ एन आई डिफेक्ट। आई हमने पढ़ा है ना, आई डिफेक्ट मायोपिया हो सकता है, इट में बी प्रेसबिमायोपिया, इट में बी हाइपरमेट्रोपिया, ये 3 हमने पढ़ा रखा हुआ है। तो इसमें से कौन सा केस आपको बोलेगा कि व्हाट इज द डिफेक्ट दैट इज शोन इन द फिगर। इसमें आपको डिफेक्ट को मार्क करना है एंड स्टेट वन कॉज ऑफ सच डिफेक्ट और हाउ टू करेक्ट इट। ओके, सिंपल क्वेश्चन है ये कि आप देखो, आप सबको पता है कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन आपकी हाइपरमेट्रोपिया क्वेश्चन है। ये कौन सा? ये आपका हाइपरमेट्रोपिया का ये कंडीशन है। ओके, हाइपरमेट्रोपिया का ये कंडीशन है और इसको इरेक्ट कैसे करते हैं, इसका कॉज क्या है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस पूरे टॉपिक को एक अच्छे से हम लोग डील करते हैं। देखो पता है कि ये जो टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लाइट का। तो इसको हम लोग अच्छे से बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा समय खर्च ना करना पड़े। ठीक है, चलिए तो आपको हम ले चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले हम यही पढ़ने वाले हैं, बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे। देखिए कॉमन डिफेक्ट हमने पढ़ा रखा था ना, देखिए किसी पर्सन के लिए कॉमन डिफेक्ट क्या क्या हो सकते थे। एक आई में बेसिकली हम लोग कॉमन डिफेक्ट क्या समझते हैं, ये हो सकता है आपका कि पर्सन को मायोपिया है। अब मायोपिया का मतलब होता है कि नियर साइटेडनेस, मतलब कि उसको नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, मतलब दूर का नहीं दिखेगा मीन्स ब्लर दिखेगा, दूर का नहीं दिखता है। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, इसको नजदीक का नहीं दिखता है। ठीक है, इसको नजदीक का नहीं दिखता है, सामने का नहीं दिखता। और एक होता है प्रेसबिमायोपिया, जो दोनों होता है। ठीक है, ये हमारा अलग है, तो हमको भी डील करना है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के अंदर। देखिए मायोपिया का मतलब क्या है सर? मायोपिया क्या होता है? मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज द नियर साइटेडनेस। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, उसको नजदीक का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, बट इट कैनॉट सीज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं दिखता, उसको ब्लर दिखता है, ब्लर दिखने लगता है। ठीक है, अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट कैन हैज फार पॉइंट्स नियर देन इंफिनिटी, इंफिनिटी से नीचे उसका फार पॉइंट कहीं भी हो सकता है, बट सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स, बेसिकली वो 25 के आसपास का वैल्यू होता है। देखो इन मायोपिक आईज द इमेज ऑफ एन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। आपने जब ऐसे बनाओगे आई बॉल ना, तो जो इमेज होगा बेसिकली क्या होगा, वो इधर या कहीं मिल जाता है, मतलब मिलना चाहिए था रेटिना पे लेकिन पहले मिल जाता है।
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो कोई स्क्रीन है नहीं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मायोपिया। ये कंडीशन किस चीज का, ये कंडीशन मायोपिया का होता है। एंड नॉट एट द रेटिना, अगर रेटिना पर नहीं बना तो हमको दिखेगा नहीं ना, क्योंकि सेंसरी नर्व तो यहाँ पर होती हैं, यहाँ होते हैं ना सेंसरी नर्व्स, यहाँ से हमको जो भी विजुअल्स मिलना हो तो मिल रहा, वो तो यहाँ इमेज बना नहीं तो दिखेगा नहीं। सिंपल से लॉजिक है ये देख लो यहाँ पर, ये आपको पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, ये लेंस से पास किया और बनना चाहिए कहां पर, रेटिना पर। बन कहां गया, उसके पहले, तो इन फ्रंट इमेज बन जाता है, आपको दिखता नहीं है, बात खत्म। चलिए आते हैं कॉज क्या है, मतलब व्हाट आर द पॉसिबल कॉज। देखिए पॉसिबल कॉज में पहला आता है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, आपका आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बहुत ही बड़ा हो गया है, तो भी हो सकता है। और एक होता है आपका आईबॉल बढ़ गया है, मतलब जो आपका आंख का आईबॉल हो गया, क्या हो गया, बढ़ गया है। तो ये दो कॉज आपके हो सकते हैं। हाउ टू करेक्ट इट, इसको हम कैसे ठीक करते हैं। देखो ठीक करने के लिए आपसे पूछेगा कि आप कौन सा लेंस लगाओगे। देखो दिस कैन बी डायरेक्ट बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस क्या करता है, रे ऑफ लाइट को हल्का सा डाइवर्ज करेगा और हमको सुटेबल पावर मिल जाएगा। देखिए, और कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल यूज टू ब्रिंग द इमेज ऑन द रेटिना एंड दस डिफेक्ट इज करेक्टेड। आपको दिखाते हैं इसका इमेज, ये देखो, ये इसका डिफेक्टेड इमेज है, ये इसका डिफेक्टेड इमेज है। ये मतलब यहाँ पर मेरे को आंख में खराबी है, अब मुझे भी मायोपिया है क्योंकि मुझे दूर का कम दिखता है। अब दो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लगा दिया एक आपका ये कॉन्केव लेंस लगा दिया, यहाँ पर लगाया कॉन्केव लेंस। अब ये क्या करेगा, इसको हल्का सा इधर बेंड कर देगा, बेंड कर दिया। अब जब रे ऑफ लाइट अब ऐसे आएंगे तो ये ऑब्वियस बात यहाँ पर आकर के मिल जाएगा। अब इमेज कहाँ बन रहा है, ऑन रेटिना, ऑन रेटिना। अब हम इसको आराम से देख पाएंगे, बस हमको वही तो करना था ना। तो यहाँ पर कौन सा इमेज लेंस रहा, ये आपका ये कॉन्केव लेंस रहा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो, तो ये रहा आपका ऑल अबाउट मायोपिया। अब बात करेंगे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया की। देखिए हाइपरमेट्रोपिया ठीक मायोपिया का उल्टा बोलिए इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज द फार साइटेडनेस। आपको इसमें दूर का तो बहुत बढ़िया दिखता है, नजदीक का एकदम नहीं दिखता है, ब्लर दिखता है। अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। उसको नजदीक का नहीं दिखता है, मतलब उसका दुनिया ही खराब है, ठीक है। ये तब होता है जब हम लोग थोड़े बुढ़े हो जाएंगे तब। ये देखो, ये आपका नॉर्मलाइज है, जहां पर इमेज आराम से फोकल लेंथ बन रहा है, आपको दिखेगा भी, बहुत एकदम सही है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर पर्सन हाइपरमेट्रोपिया है तो उसका जो इमेज बनेगा वो रेटिना से बाहर चला जाएगा, मतलब ये रेटिना फोकस नहीं कर पाएगा। फोकस नहीं कर पाया मतलब इमेज नहीं बनेगा, मतलब हम देख नहीं पाएंगे। तो मेरे को क्या दिखेगा, खराब दिखेगा, ब्लर दिखेगा, बेसिकली बात ये है। तो इसका कॉज क्या हो सकता है, सर फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लार्ज, फोकल लेंथ बढ़ गया। भाई ये देखो ना, ये इसका फोकल लेंथ यहां से मान लो, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या ऑप्टिकल सेंटर है ना, तो यहां से यहां तक ये फोकल लेंथ, और ये देखो ये, और ये यहां इमेज बन रहा है, तो ये क्या आएगा, तो ऑब्वियस बात है इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, फोकल लेंथ बढ़ गया, फोकल लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। एंड आईबॉल हैज बिकम टू स्मॉल, छोटा हो गया आईबॉल, इसलिए फोकल लेंथ बढ़ गया, फोकल लेंथ भी क्या हो गया, बढ़ गया। हाउ टू करेक्ट इट, सिंपल, यहाँ पर भी, यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं और कॉन्वेक्स 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 लेंस यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट करेगा। देखिए, तो ये मेरा डिफेक्ट है, ये हमारा डिफेक्ट है, ये इसको कैसे दूर करेंगे भाई साहब, तो यहां लगाएंगे करेक्शन, किस चीज का, इमेज लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। यहां पर हम जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस का यूज करें, इसने रे ऑफ लाइट को आगे की तरफ कन्वर्ट कर दिया और किसी पर्टिकुलर पॉइंट में मिला, एंड दैट पॉइंट इज बेसिकली रेटिना के ऊपर होता है। अगर रेटिना के ऊपर है तो इमेज भी अच्छा साफ बनेगा और हमको दिखेगा भी, हमारी आंख ठीक हो गई। ओके, अब इन दोनों का कंबाइन जो होता है ना, उसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। प्लीज कमेंट इट क्या होता है। अब एक आता है कि व्हाट इज प्रेसबी मायोपिया, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि प्रेसबी मायोपिया क्या होता है। देखो, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आवर आई यूजुअली डिक्रीज विद द एजिंग। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा ना, तो आपका पावर ऑफ जो एकोमोडेशन है, जो लेंस का जो एडजस्टमेंट है, वो सही से नहीं हो पाता है। फॉर द मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, चला जाता है, एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रेसबी मायोपिया कंडीशन।
ओके ओके, चलो तो ये रहा आपका प्रेस भी मायोपिया का एग्जांपल है, देख सकते हो। बस इसके अंदर इसको ठीक कैसे करते हैं, तो ये तो एजेंस होता है, देखो arises ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स, काम नहीं करेगा आपका, डिमिनिशिंग ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस, काम नहीं करेगा, तो इसको हम अब ठीक नहीं कर सकते। बेसिकली बात तो ये हो गया। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं बाइफोकल लेंसेज। क्या यूज करते हैं? बाइफोकल यूज करते हैं। इसमें दोनों हो सकता है, मतलब कि आप बोल सकते हो ना कि कॉन्वेक्स भी रहेगा, कॉन्केव भी रहेगा। समटाइम्स अ पर्सन मे सफर फ्रॉम द बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया एंड सच ऑफन यूजेस बाइफोकल लेंसेज, जिसमें दोनों होता है। मान लो चश्मा है आपका ना, आंटी जी का होता है ना चश्मा, ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके ऐसे लेंस होते हैं, ऊपर एक पार्ट होता है और एक पार्ट नीचे होता है। तो दोनों पार्ट होते हैं, इसके दो होता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों ही लगे होते हैं। ठीक है।